हमारी डाटा लिंक लेयर के बेसिकली दो फीचर्स हैं, एक है फ्लो कंट्रोल और एक है हमारे पास एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपने एक टाइम पे कितना डाटा जो है ट्रांसमिट करना है यूज़र को, और वो कितना क्लियरली उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्नॉलेजमेंट भेजने से पहले आपने कितना डाटा जो है उस तक पहुंचाना है। उसके बाद दूसरा है एरर कंट्रोल। इसके अंदर देखा जाता है कि कैसे आपने एरर्स को डिटेक्ट करना है, और अगर एरर डिटेक्ट हो जाता है तो उसको ठीक किस तरह से करना है। फ्लो कंट्रोल जो है वो बेसिकली ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सेंडर को बताते हैं कि आपने एक्नॉलेजमेंट आने से पहले, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आने से पहले कितना डाटा ट्रांसमिट करना है। रिसीवर के पास स्पीड लिमिटेड होती है, ठीक है, और उसकी एक प्रोसेसिंग स्पीड भी होती है कि जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको अरेंज किस तरह से करना है, क्योंकि हमेशा पैकेट जो है वो तरतीब से नहीं आते। कोई पैकेट स्टार्ट से आ रहा है, कोई एंड से आ रहा है, तो उन तमाम पैकेट्स को फाइल्स के अंदर मैनेज करना होता है, और एक टाइम पे कोई एक कनेक्शन नहीं होता, मल्टीपल कनेक्शन ओपन होते हैं। जैसा कि आप कोई फाइल भी डाउनलोड कर रहे हैं, आप मैसेजिंग भी कर रहे हैं, तो उन तमाम जितने भी आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं उन तमाम प्रोसेसेस को आपने मैनेज करना होता है, सॉरी रिसीवर ने मैनेज करना होता है, तो इस वजह से प्रोसेसिंग टाइम चाहिए होता है। और प्रोसेस करने के बाद उसने सेंडर को बताना होता है कि अब जो है मेरे पास डाटा आपका रिसीव हो गया है, या अब मेरे पास जो है जगह कम हो गई है, या फिलहाल आप कुछ कम फ्रेम्स भेजें, या आप इस वक्त अपने फ्रेम्स भेजना बंद कर दें। हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग रेट है, क्योंकि उसके अंदर काम ज़्यादा होता है, इस वजह से वो स्लो होता है। और जो ट्रांसमिशन रेट है उसमें सिर्फ आपको डाटे पैकेट्स रिसीव होने होते हैं, मिलने होते हैं, तो वो उससे कम होता है। इस वजह से आपका रिसीवर जो है वो उसके पास कुछ मेमोरी बफर्स होते हैं जिसके अंदर वो डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकता है। एरर कंट्रोल क्या है कि आपने एरर डिटेक्ट भी करना है और उनको ठीक भी करना है। ये रिसीवर को अलाउ करता है कि सेंडर को बताए कि मेरा कोई पैकेट जो है वो कोई डैमेज था या लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया दरमियान में, ठीक है, और उसे कहे कि दोबारा से वो पैकेट आप रिट्रांसमिट कर दें। एरर कंट्रोल बेसिकली जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस पे बेस्ड होता है जिसको ARQ कहते हैं, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। जब भी कोई एरर डिटेक्ट होता है, ठीक है, किसी फ्रेम के अंदर, तो वो पैकेट जो है वो रीट्रांसमिट करवाया जाता है, दोबारा मंगवाया जाता है सेंडर से। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल मेंटेन करने के लिए बेसिकली तीन मैकेनिज्म है। एक स्टॉप एंड वेट है, एक गो बैक NRQ है, NR है, एक सिलेक्टिव रिपीट है आपके पास। सबसे पहले आपके पास स्टॉप एंड वेट है। इसके अंदर देखा जाता है कि आपको जो यूज़र है, जो सेंडर है, वो वेट करता है जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो उसके बाद वो दूसरा पैकेट जो है वो ट्रांसमिट करेगा। स्टॉप एंड वेट के अंदर जो सेंडर है वो एक पैकेट सेंड करता है, उसके बाद एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वेट करता है कि मुझे रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो दोबारा वो दूसरा फ्रेम जो है उसको सेंड कर देता है। सेंडर की साइड से जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो एस होता है, जो कि रिकॉर्ड रखता है कि अभी मैंने कौन सा फ्रेम जो है सेंड किया है। इसी तरह रिसीवर जो है वो भी एक रिकॉर्ड रखता है कि मुझे ये वाला पैकेट जो है रिसीव हो गया है, इस नंबर का पैकेट मैंने रिसीव कर लिया है। जब भी अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका पैकेट दरमियान में लॉस्ट हो जाए, ठीक है, तो आपका जो सेंडर है वो वेट करेगा ख़ास टाइम आउट के लिए, और उसके बाद वो उस पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो वही पैकेट जो है, जो प्रीवियस पैकेट था उसको दोबारा ट्रांसमिट कर देगा। एक और टेक्निक होती है, फॉर एग्जांपल आपका एक जो है एक्नॉलेजमेंट आपकी हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है दरमियान में, तो उसके केस में भी क्या होगा कि आपका जो सेंडर है वो वेट करेगा। अगर उसको इतनी देर में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट कर देगा, और वो दोबारा ट्रांसमिट किया हुआ पैकेट अगर रिसीवर को मिल रहा है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। वो कहता है कि ये पैकेट तो पहले ही मेरे पास है, और एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि ये पैकेट मेरे पास पहुंच चुका है, आप अगला पैकेट सेंड करें।
उसके बाद एक और ऑप्शन हो सकता है कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट है वो थोड़ी डिले लेट रिसीव हो। उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में भी आपका सेंडर जो है वो वेट करने के बाद वो पैकेट दोबारा ट्रांसमिट कर देता है। अगर इतनी देर में जो टाइम आउट होता है, उस टाइम आउट के दौरान अगर उसको एक रिसीव नहीं होती, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, तो वो दोबारा पैकेट को ट्रांसमिट कर देता है। अब दोबारा जब पैकेट जाता है तो वो फिर देखता है कि आपको पुराना पैकेट ही मिल रहा है, तो वो उसको दोबारा से डिस्कार्ड कर देता है और मैसेज भेज देता है कि ये पैकेट पहले मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद एक टेक्निक होती है पिगी बैकिंग। ठीक है, पिगी बैकिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट दोनों को इकट्ठा भेजते हैं। ठीक है, आप दोनों को सेपरेटली भेजने की बजाय अब जो सेंडर है वो भी फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जो रिसीवर है वो भी फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यानी दोनों साइडों पे आपके सेंडर भी हैं, आपके रिसीवर भी हैं। तो आपके पास अब रिकॉर्ड रहता है कि जो आपका रिसीवर है उसको कौन सा पैकेट मिल चुका है और कौन सा पैकेट नहीं मिला, और नेक्स्ट फ्रेम उसने कौन सा भेजना है। इसके कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। स्टॉप और वेट के अंदर कभी भी, ठीक है, किसी भी टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम आप सेंड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप वेट कर रहे होते हैं कि मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। रिसीव सेंडर जो है वो एक भेजने की बात देखता रहता है कि मुझे कब इसका रिसीव होता है एक्नॉलेजमेंट। ये सिंपल है, ठीक है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और टाइम आउट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन लेट हो सकती है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मल्टीपल फ्रेम्स जो है एक टाइम पे ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। इसके लिए दो प्रोटोकॉल्स यूज दो प्रोटोकॉल्स इसको यूज करते हैं, गो बैक एन आर क्यू एन आर्क और सिलेक्टिव रिपीट आर्क। ठीक है, आपके पास पहले है गो बैक एन आर्क ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है कि आप एक ख़ास तादाद में जो है फ्रेम्स एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट की फ़िक्र किए बगैर। ठीक है, तो अब जितने भी फ्रेम्स हमने सेंड किए हैं उन सब की हमने कॉपी रखनी होती है, ताकि कोई भी फ्रेम अगर दरमियान में लॉस्ट हो तो हम उसको दोबारा से ट्रांसमिट कर सकें। ये इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्टॉप एंड वेट का टेक्निक है उसके अंदर आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि आपको ज़्यादा देर वेट नहीं पड़ता करना पड़ता, आप इकट्ठे जो है कुछ पैकेट्स या फ्रेम्स सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर फिर सीक्वेंस नंबर होते हैं कि जितने भी आपके फ्रेम्स होते हैं उनको नंबर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और देखा जाता है कि आप कौन कौन से सीक्वेंस नंबर जो है एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो का जो फेडर हेडर है फ्रेम का, उसके अंदर अगर एम बिट्स हैं, एम बिट के सीक्वेंस नंबर की इजाज़त देता है, तो आप 2 टू द पावर m-1 फ्रेम्स जो है वो एक टाइम सीक्वेंस जो है एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस नंबर उतने जनरेट हो सकते हैं उतने बिट से। यानी आपके पास अगर 2 बिट है तो आप मैक्सिमम 0 1 2 3 भेज सकते हैं सीक्वेंस नंबर। इसी तरह अगर 3 है आपके पास तो आप 0 से लेकर 7 तक 8 फ्रेम्स जो है एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं और उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इसी वजह से आप सीक्वेंस नंबर देते हैं नंबर ऑफ बिट्स की बेस पे कि आपका जो हेडर है वो कितने सीक्वेंस नंबर कितने बिट्स रख सकते हैं अपने पास। आपके पास फिर एक कंसेप्ट आता है स्लाइडिंग विंडो का। स्लाइडिंग विंडो का क्या कंसेप्ट है कि आपके पास जितने सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं उन सीक्वेंस नंबर्स के हिसाब से आपने बॉक्सेस बना लेते हैं या विंडोज बना लेनी है। यानी कि आप एक टाइम पे जो है 7 पैकेट्स को इकट्ठा मैनेज कर सकते हैं, 7 फ्रेम्स आप एक टाइम पे इकट्ठे भेज सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब साइज ऑफ विंडो जो है वो वेरिएबल हो सकता है कि एक फ्रेम जो है वो 8 बिट का है, दूसरा फ्रेम 7 बिट का है, तीसरा फ्रेम 6 बिट का है, वो तो उस पे करता है, डिपेंड करता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका जो है क्या कह सकते हैं हेडर जो है, आपकी डाटा ट्रांसमिशन के अंदर जो हेडर है वो कितने बिट्स अलाउ कर रहा है। वो जितने बिट्स अलाउ करेगा उसी के हिसाब से आपके सीक्वेंस नंबर भी बनेंगे और आपकी स्लाइडिंग विंडो भी उतनी ही बनेगी और आपका साइज उसी पे मैटर करेगा। लेकिन
जो आपके फ्रेम का साइज है, हर बॉक्स का साइज है, वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास रिसीवर स्लाइडिंग विंडो होती है। सेंडर स्लाइडिंग विंडो में आपके पास तमाम पैकेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जब कोई फ्रेम सेंड नहीं किया हुआ तो आपके पास 0 से लेकर 6 तक सारे ऑक्यूपाइड होंगे। जब आपने एक ट्रांसमिट कर दिया तो इसका मतलब कि आपका पहला जो है वैल्यू वो सेंड हो चुकी है, तो आपकी जो स्लाइडिंग जो है वो आगे चली जाएगी, 1 पे चली जाएगी। इसी तरह पहला फ्रेम 1 जो है वो सेंड हुआ तो आपकी स्लाइडिंग विंडो 2 से लेकर आगे नेक्स्ट 7 तक मूव कर जाएगी। यानी कि आपने 7 7 फ्रेम्स जो है आगे की तरफ मूव करते जाना है और वो पैकेट आपने ट्रांसमिट करते जाना है। जबकि रिसीवर साइड पे आपकी स्लाइडिंग विंडो जो है वो एक एक बॉक्स पे मुश्तमिल होती है। यानी कि जो वैल्यू आपको रिसीव, जो पैकेट आपको रिसीव हो जाता है, आप उसको कलर कर देते हैं कि ये पैकेट मुझे रिसीव हो चुका है, अराइव हो गया है। ठीक है, उसके बाद और डिसाइड करना होता है कि नेक्स्ट मुझे कौन सा फ्रेम रिसीव होना है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी तरतीब गलत हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि 1 की बजाय फ्रेम 2 रिसीव हो जाए, तो उसका क्या मतलब है कि आपका फ्रेम 1 कहीं लॉस्ट हो गया, वो आपने दोबारा मंगवाना है। तो वो उसको वापस रिक्वेस्ट भेजता है कि आप फ्रेम 1 दोबारा ट्रांसमिट कर दें। उसके बाद आता है आपके पास कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल के पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, एस, एस एफ और एस एल। एस जो है वो आपका करंट फ्रेम होता है जो कि आपने अभी अभी सेंड किया है। एस एफ आपका फर्स्ट फ्रेम होता है और एस एल आपका लास्ट फ्रेम का नंबर होता है। ठीक है, ये जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली रिकॉर्ड रखते हैं कि आपका कौन सा सीक्वेंस जा रहा है। और रिसीवर साइड पे एक ही आर होता है जो रिकॉर्ड रखता है कि अब कौन सा पैकेट आपको रिसीव होना है। ठीक है, आपके पास एक्नॉलेजमेंट कैसे आती है। रिसीवर जो है वो एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है अगर फ्रेम आपका सही तरह से रिसीव हो गया है। अगर डैमेज है, ठीक है, या कोई और मसला है, तो आपका जो रिसीवर है वो तमाम पैकेट्स को जो उसके साथ अटैच होते हैं उन सबको डिस्कार्ड कर देता है और उनको कहता है कि इसको दोबारा भेजो और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही पैकेट, वही फ्रेम सबसे पहले भेजो। हाँ, और जो आपके रिसीवर की साइलेंस है, ठीक है, उसकी वजह से टाइमर जो है उसको पता चल जाता है, एक्नॉलेज हो जाता है कि मसला आ गया है फ्रेम के अंदर, फ्रेम एक्सपायर हो चुका है। इस वजह से सेंडर जो है वो तमाम जो भी स्लाइडिंग विंडो के अंदर फ्रेम्स होते हैं वो दोबारा से ट्रांसमिट हो सकते हैं कि जहाँ से कैंसिल हुआ था वहाँ से आगे आपके फ्रेम्स जो हैं ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। एग्जांपल दी हुई है कि आपने 6 फ्रेम सेंड किए थे लेकिन टाइमर के मुताबिक फ्रेम 3 जो है वो एक्सपायर हो गया, जिसकी एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव नहीं हुई। तो आपका सेंडर जो है वो 3 4 5 6 दोबारा से सेंड करेगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं गो बैक NRQ। यानी कि जो पैकेट आपको लास्ट रिसीव नहीं हुआ वहां से लेकर आखिरी पैकेट तक आपने दोबारा से सेंड करवाने हैं। और जो आपका रिसीवर है, ठीक है, उसको हर फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं देनी होती। ठीक है, जो उसको रिसीव नहीं हुआ उसकी एक्नॉलेजमेंट वो भेज सकता है। यह आपके पास उसका नॉर्मल ऑपरेशन है कि कैसे आपके फ्रेम जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। जैसे कि पहले आपके 0 1 3 जा रहे थे, 0 1 2 जा रहे थे, 0 रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, 1 रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, 2 रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि नेक्स्ट आपने कौन सा पैकेट भेजना है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो अपने पैकेट्स ट्रांसमिट करता जाता है। यानी कि जो लेटेस्ट एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव होनी चाहिए। और नेक्स्ट केस आपके पास क्या है कि आपका फ्रेम कोई लॉस्ट हो जाता है। अब फ्रेम 0 सही तरीके से पहुंच गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। ठीक है, फ्रेम 1 पहुंच गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई। फ्रेम 2 भेजा लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। अब रिसीवर एंड पे क्या है कि उसने फ्रेम 2 एक्सेप्ट करना है। तो आपने फ्रेम 3 सेंड किया तो उसने डिस्कार्ड कर दिया उसको कि ये आप अभी तक हमारी विंडो में नहीं आया, अभी हमें 2 चाहिए। तो वो दोबारा से उससे पिछला फ्रेम दोबारा सेंड कर देगा, फ्रेम 2। ठीक है, वो दोबारा रीसेंड होगा। इसी तरह फ्रेम 3 भी है, वो दोबारा रीसेंड होगा। एक और केस हो सकता है जो हमने पहले भी कवर किया है
उसके अंदर स्टॉप एंड वेट के अंदर कि आपका एक्नॉलेजमेंट जो है वो लेट हो जाती है, ठीक है, या लॉस्ट हो जाती है, उस केस में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपका 0 फ्रेम पहुंचा लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, फ्रेम 1 भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, फ्रेम 2 भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई। अब आपने एक खास रखा हुआ था टाइम आउट, उस टाइम आउट के बाद अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती फ्रेम 0, फ्रेम 1 या फ्रेम 2 की, तो आप तमाम जो पैकेट्स हैं वो दोबारा से ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो पैकेट उसके पास रिसीव हुआ है, स्लाइडिंग विंडो 3 पे है, तो वो उसे कहेगा कि मुझे तो 3 चाहिए, तो वो जो 0 उसके पास आएगा उसको वो डिस्कार्ड कर देगा और दोबारा उसको जो है 3 सेंड करवाएगा। दूसरा केस जिसके अंदर आपकी सारी एक्नॉलेजमेंट्स लॉस्ट हो रही हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपका 0 1 2 3 जा रहा है, 0 भी सेंड हो गया, 1 भी सेंड हो गया, 2 भी सेंड हो गया, 3 भी सेंड हो गया, लेकिन आपको तीनों की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है। अब आपके पास टाइम आउट थोड़ा ज़्यादा था, तो आपकी स्लाइडिंग विंडो दोबारा से नेक्स्ट 0 पे चली गई है। अब नेक्स्ट 0 से जाने का क्या मकसद है कि आपने अब पैकेट जो है फ्रेम जो है 0 सेंड करना है। तो अब यहाँ से फ्रेम 0 सेंड होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि उसने तो आगे से एक्सेप्ट कर लेना है। हालांकि आपका जो पहली विंडो थी उसका 0 नहीं सेंड हो रहा, उसी का 0 सेंड हो रहा है, लेकिन रिसीवर एंड पे आपका क्या है, दूसरा जो आपका लूप है, दूसरी जो विंडो है उसका 0 कवर हो रहा है, तो इस वजह से आपका जो डाटा रिसीव हो रहा है वो गलत तरीके से रिसीव हो रहा है। लास्ट आपके पास है सिलेक्टिव रिपीट, ठीक है, जिसके अंदर इसके अंदर आपकी सेंडर और रिसीवर विंडोज होती हैं। गो बैक NRQ और जो है वो इस आपके प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है रिसीवर साइड पे, ठीक है। रिसीवर जो है वो सिर्फ वही रिकॉर्ड रखता है जो कि उसको रिसीव हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई पैकेट उसको रिसीव होता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। इस वजह से आपका गो बैक NRQ क्या है, एक इनएफिशिएंट है। और लास्ट पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आया है कि फॉर एग्जांपल एक पूरी विंडो ही अगर ज़ाया हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो है उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आएगा, आपका डाटा जो है वो गलत तरीके से रिसीव हो जाएगा। रिसीव पहले लूप से करना था जबकि वो रिसीव कहाँ पे कर रहा है, दूसरे लूप से, यानी कि एक ही डाटा आपका 2 दफ़ा वहाँ पे सेंड हो चुका है। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या होता है कि आपके जो डैमेज फ्रेम्स होते हैं वो दोबारा से सेंड किए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये आपकी बैंडविड्थ काफ़ी हद तक बचा देता है, लेकिन इसको मैनेज करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर एक नेगेटिव एक होती है जो कि बताती है वो सीक्वेंस नंबर, जो पैकेट उसे डैमेज रिसीव हुआ है या सही तरीके से रिसीव नहीं हुआ। इसके अंदर भी जो सेंडर साइड है आपके पास 3 कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, SF, S और L, जबकि रिसीवर साइड पे आपके पास 2 हैं, RF और RL, ठीक है। अब RF और RL के दरमियान में जो भी पैकेट होगा वो रिसीव हो जाएगा और उसके अलावा जो भी पैकेट होगा वो रिसीव नहीं होगा। अब ये देखिए आपके पास एक फ्रेम लॉस्ट हो रहा है, 0 रिसीव हो गया उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, 1 रिसीव हो गया उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब फ्रेम 2 सेंड किया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट किसकी थी कि आपने 2 सेंड करना है, तो 2 सेंड किया, 2 जो है वो लॉस्ट हो गया दरमियान में, तो दोबारा आपने 2 के साथ 3 भी सेंड कर दिया था, 3 उधर से एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। N1 2 के मेरे पास 2 रिसीव नहीं हुआ, तो वो 2 जो है दोबारा से रीट्रांसमिट किया जाएगा और वो उसको रिसीव करेगा। नेक्स्ट आपके पास इसी की सेंडर विंडो है, ठीक है, कि आपके पास जो डाटा है वो दोबारा से ट्रांसमिट हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आपकी लॉस्ट हो रही है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपने फ्रेम 0 सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, फ्रेम 1 सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, टाइम आउट हो गया, तो अब आपने दोबारा से 0 और 1 ट्रांसमिट किया, लेकिन जो रिसीवर साइड है उसे 2 चाहिए था, क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई थी कि आपने कौन सा फ्रेम भेजना है। तो अब वो दरमियान में दोबारा से 0 भेज रहा है, तो वो डिस्कार्ड कर देता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अब फ्रेम 2 चाहिए, ठीक है। दूसरा केस क्या है, उसके अंदर एक्सेप्ट कैसे हो सकता है
अगर आपका जो है टाइम आउट ज़्यादा हो और आपका जो एक स्लाइडिंग विंडो है उसके तमाम पैकेट की एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए तो उस केस में भी आप इसमें भी आपका एरर आ सकता है। सिलेक्टिव के फ़ायदे क्या हैं? ये गो बैक एन से ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर रीट्रांसमिशन कम होती है, सिर्फ वही पैकेट्स रीट्रांसमिट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। और जो आपका रिसीवर है उसको जो है ज़्यादा बड़ा बफर रखना पड़ता है क्योंकि जो जो पैकेट रिसीव हो रहे हैं उनको देखना पड़ता है और इसकी लॉजिक जो है वो काफ़ी हद तक कम्प्लेक्स होती है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक।